गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे छात्रों। मैं जी के अनुरागी करतार कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड मखनिया कुआं की तरफ से आज हम आपको सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं भाई। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि ये सेल क्या है, व्हाट इज सेल। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी बॉडी का सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है भाई। और विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी आप बोल सकते हो या इसे सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो है आज का हमारा जो चैप्टर है वो है साइटोलॉजी। हम सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये सेल को दिखाया गया है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने आपसे कहा। देखो भाई, जिस प्रकार से किसी घर का निर्माण, किसी महल का निर्माण एक एक ईंट के जोड़ने से होता है, उसी प्रकार से हमारे इस बॉडी रूपी घर का निर्माण जय ऊपर वाले ने एक एक सेल को जोड़कर किया है। जैसे मान लिया जाए कि माँ के गर्भ में जब हमारी इस अंगुली का निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले जो है पिताजी के द्वारा दिया गया स्पर्म, ये स्पर्म है मान लीजिए, और माताजी के द्वारा दिया गया ओवम मिला होगा। और मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बना होगा जायगोट, है ना, ये जायगोट है और ये जो है भी एक सेल है। और सबसे पहले हमारे बॉडी में ये जायगोट बना, एक सेल बना। और इसी सेल में जब डिवीजन हुआ तो डिफरेंट प्रकार के जो है टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ भाई। और डिफरेंट प्रकार के टिश्यू मिल करके हमारे बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ। और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स मिल करके हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। और डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारे इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि सेल जो है हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। इसको जो है हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं भाई कि सेल इज द स्ट्रक्चरल। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मेरे माँ के गर्भ में मेरे उंगली का अगर निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले एक सेल रिस्पॉन्सिबल रहा होगा इस उंगली को बनाने के लिए। उस सेल में डिवीजन हुआ होगा, बहुत सारे सेल्स बन गए होंगे और सिमिलर प्रकार के सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड होकर के टिश्यू बनाया होगा। जैसे मान लीजिए उंगली की अगर हम बात करें तो उंगली में बहुत सारे सेल्स मिलकर के सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू बनाया होगा जो कि स्किन बना। उसके बाद इसमें मसल्स आया, मस्कुलर टिश्यू ने मसल्स बनाने का काम किया भाई। इसके अंदर जो स्केलेटन आया, बोन आया, वो जो स्केलेटन टिश्यू ने मतलब जो बनाया। उसके बाद ब्लड आया, कनेक्टिव टिश्यू ने ब्लड का निर्माण किया। इसमें जो है अगर हम पिन को चुभाते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस का जो हम फीलिंग करते हैं उसके लिए इसमें जो है नर्वस टिश्यू आया। तो विभिन्न प्रकार के टिश्यूज आपस में मिले तब हमारी इस अंगुली का निर्माण हुआ। और अंगुली के बाद हमारा जो है फिर ये हाथ बना, बाजू बना, कलाई बना और पूरा हाथ बन करके तैयार हो गया। उसी प्रकार से अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ बना, टीथ बना, ओसोफेगस बना, स्टोमिक बना, लीवर बना, पेनक्रियाज बना भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बना। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऑर्गन मिलकर के हमारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। और ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और डिफरेंट प्रकार के सिस्टम्स मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण हुआ। तो मैंने भी आपको कहा कि इस अंगुली का जो निर्माण किया गया सेल के द्वारा किया गया, इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। संरचना बनाया भाई। और जब हमारा हाथ बनकर तैयार हो गया भाई तो हमारे हाथ में पकड़ने की क्षमता आई। आँख जब बनकर तैयार हो गया तो आँख में देखने की क्षमता आई, कान में सुनने की क्षमता आई। और ये क्षमता लाने का काम भी
जो कार्य करने की जो इकाई भी जो हो गई, आँख से हम देखना संभव जो हुआ, इसका मतलब जो है ये फंक्शनल यूनिट भी हमारा क्या है, सेल है। दूसरी बात हमने यहाँ पर लिखा है कि जेनेटिकल यूनिट भी हमारा है। जेनेटिकल यूनिट कहने का मतलब क्या हुआ भाई, हम मनुष्य हैं, हमारे द्वारा जो भी बच्चे उत्पन्न हुए उसमें मनुष्य का कैरेक्टर है। हमारा कैरेक्टर हमारे कमिंग जनरेशन में गया, हम अपने माँ पिताजी के मिक्सिंग कैरेक्टर है। तो माँ बाप का गुण जो हमारे अंदर आया, किसके थ्रू आया भाई, पिताजी के स्पर्म के द्वारा और माताजी के ओवम के द्वारा। तो ये स्पर्म ओवम जो सेल है, इसने क्या किया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को लाने का काम किया। इसीलिए इसको हम लोग है जेनेटिकल यूनिट भी कहते हैं। हम अगर मान लिया जाए कि हमारे पास जो है 5 जन खड़े हैं, हमने उनके जो है न तो माँ को देखा न पिताजी को देखा भाई, लेकिन अगर उस 5 के मम्मी अगर प्रेजेंट हो जाए तो बिल्कुल इजीली हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन किनकी माँ है। क्योंकि भाई हम जो हैं अपने माँ पिताजी के मिक्सिंग कैरेक्टर हैं। अगर हमारा जो है नोज, एंगल ऑफ नोज अगर हमारे पिताजी की तरह का होगा तो हो सकता है कि मेरा कटिंग ऑफ लिप्स मेरी माँ की तरह का होगा। एंड आई, कलर ऑफ आई अगर मान लिया जाए मेरे पिताजी की तरह का होगा तो हो सकता है कि हमारा फोरहेड जो है वो मेरी माँ की तरह का होगा। यानी कोई ना कोई कैरेक्टर माँ का जो है बच्चे में आएगा, और माँ का कैरेक्टर तो निश्चित ही आएगा, क्योंकि मदर ऑलवेज बी प्योर, फादर मे बी प्योर और इम्प्योर। इसलिए मैंने कहा भाई कि हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट कुछ 1% एक्सेप्शन को भी ध्यान में लेकर चलते हैं, क्योंकि फादर मे बी प्योर और इम्प्योर मैंने इसलिए कह दिया भाई कि मैं नहीं जानता कि मेरे पिताजी कौन हैं। मेरे माँ ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, मैंने स्वहर्ष स्वीकार कर लिया, हाँ मेरे पिताजी हैं। रियल में मेरी माँ ही बता सकती है कि मेरे रियल में पिताजी हैं कौन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल महाभारत से आपको लेके कहूँ, पांडु की औलाद पांडव कहला गए, लेकिन आप जानते हो कि एक भी औलाद पांडु से नहीं हुआ, सारे औलाद जो है मित्र के सहयोग से पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन कुंती ने कहा कि भाई तुम पांडु की औलाद पांडव हो, तो सभी पांडव ने स्वीकार किया कि नहीं मेरे पिताजी पांडु ही हैं। लेकिन रियल में आप भी जानते हो कि कर्ण पांडु का औलाद नहीं था, वो तो सूर्य का औलाद था भाई। अर्जुन जो है वो पांडव का औलाद नहीं था, वो तो इंद्र भगवान का औलाद था। लेकिन उनकी माँ ने कहा कि तुम पांडव की संतान हो, तो मानना पड़ा कि पांडव की संतान थे। तो भाई मदर ऑलवेज बी प्योर, जो कि माँ मेरी प्योर इम्प्योर हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने 9 महीने तक जो है अपने पेट में रखा है ना। इसलिए जो है पांडु जो है के पुत्र पांडव गलत हो सकते हैं, लेकिन कुंती का पुत्र कौंतेय गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कुंती के ही गर्भ से तो सभी पांडवों ने जन्म लिया था भाई, इंक्लूडिंग मतलब जय कर्ण। तो भाई मैंने यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि जैसे माँ बाप का जो कैरेक्टर बच्चे में जाता है, उसको ले जाने वाला भी कौन है, सेल है। इसलिए सेल को जो है फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, या संरचनात्मक यूनिट भी हुआ, क्रियात्मक यूनिट भी हुआ, और जनरेशन टू जनरेशन जाने वाले कैरेक्टर को ले जाने वाला यूनिट भी क्या हुआ, ये सेल हुआ। चले भाई, सबसे पहले सेल का जो पता लगाया गया, सेल को पता लगाने वाले सबसे हमारे पहले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक साहब। जी देख लीजिए आप, है ना, ये हमारे रॉबर्ट हुक साहब हैं। और जो इन्होंने सबसे पहले कॉर्क का इन्होंने क्या किया, सेक्शन कटिंग किया। और जब कॉर्क का सेक्शन कटिंग किया, देखो भाई कॉर्क इस तरह का था, लकड़ी था, है ना ये, और इसको जो क्या किया इन्होंने इसका जो है सेक्शन कटिंग किया। जब ऐसे इसको कटिंग किया भाई, तो इस प्रकार से जो है छल्ला टाइप का जो स्ट्रक्चर आया, और यहाँ पर जो है ये जो बहुत सारे जो है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर थे, और इसी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर का नाम इन्होंने दिया सेल। क्योंकि सेल का मतलब ही होता है कंपार्टमेंट। सेल का मतलब क्या होता है भाई, कंपार्टमेंट। और ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो था, जिससे यहाँ पर देखिए हनीकॉम्ब में जो है इस प्रकार के बहुत सारे जो है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया है। और इस तरह से जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर था, इसी का नाम इन्होंने क्या दिया, सेल दिया। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर बता देना अति आवश्यक समझता हूँ भाई, कि रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा जो सेल देखा गया था वो बिल्कुल डेड सेल था।
मरी हुई कोशिका थी, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं था, है ना, कोई लिक्विड नहीं था भाई। उन्होंने जो है कटिंग किया और देखा भी क्या उन्होंने, मात्र सेल का जो सबसे बाउंड्री वाल होता है जिसको कहते हैं, और ये चूंकि प्लांट सेल था, और प्लांट सेल का बाउंड्री वाल आप जानते हो क्या होता है भाई, सेल वाल होता है। तो रॉबर्ट हुक साहब ने सिर्फ सेल वाल को देखा था, और न तो उन्होंने अपने अंदर जो है इसके अंदर पाए जाने वाले किसी स्ट्रक्चर को देखा था, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स को उन्होंने नहीं देखा, बल्कि सेल वाल देखा जो कि आउटर मेम्ब्रेन था। ठीक है भाई। दूसरी बात, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ले लिया जाए इनके बारे में। तो रॉबर्ट हुक साहब ने जो है द सेल नामक बुक लिखा, जिसमें कि उन्होंने सेल के बारे में पूरा वर्णन किया है भाई। साथ ही साथ ये माइक्रोग्राफिया नामक मोनोग्राफ से संबंधित हैं, और इन्हीं सारे प्रयासों के लिए, चूंकि उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था, इसलिए इन्हें रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है भाई, सेल बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए जो लिविंग सेल था, लिविंग सेल का सबसे पहले पता देखते हो, ये लिविंग सेल मूव करता हुआ जो है बैक्टीरिया, है ना, तो ये पहला सेल था जिसे कि लीवेनहॉक साहब ने अपने द्वारा बनाए गए सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा, है ना, इसे देखा था। और इसीलिए इन्हें भाई हम लोग कह सकते हैं कि डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल, ये जो है लिविंग सेल के जो खोज करता है, अगर पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो बोलेंगे एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। इन्होंने कैसे भाई, अपने दांत के मैल को खोज करके इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। तो ये पहला सेल था बैक्टीरिया, है ना, जिसे कि लीवेनहॉक साहब ने पता लगाया भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले सेल का पता किसने लगाया, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा अगर मतलब एक जो है प्रीफिक्स जोड़ दिया जाए कि लिविंग सेल का पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट हुक साहब का नाम आप नहीं बोलोगे भाई, है ना, आप नाम बोलोगे लीवेनहॉक साहब का, और इन्होंने जो है लिविंग सेल का पता लगाया था। उसके बाद जो है हम लोग जो है देखें सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो दिया था भाई, वो दिया था स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने। ये स्लाइडेन और स्वान साहब के पिक्चर को हमने यहाँ पर जो है स्क्रीन पर लाया है भाई। स्लाइडेन और स्वान साहब ने क्या सेल थ्योरी में कहा, सेल थ्योरी में इन्होंने कहा कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है। कोई भी बॉडी जो बना हुआ होता है वो सेल के मिलने से ही बना होता है। लेकिन भाई ये जो सेल थ्योरी इनके द्वारा दिया गया, ये एक अधूरी सेल थ्योरी थी, क्योंकि इसमें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि जो नए सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो नए सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था इस सेल थ्योरी के सामने। तो इस क्वेश्चन को जो है रिमूव करने के लिए हमारे जो है रुडोल्फ विर्चॉ साहब आए, और उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया, और रुडोल्फ साहब के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उससे हम लोग जो है मॉडिफाइड सेल थ्योरी कहते हैं। और मॉडिफाइड सेल थ्योरी में ये कहा गया कि नए सेल की जो उत्पत्ति होती है पहले से मौजूद विद्यमान कोशिकाओं के डिवीजन से होता है, यानी सेल डिवीजन के द्वारा ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेटमेंट था हमारे रुडोल्फ विर्चॉ साहब का। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ए सेलुला। ओमनी सेलुला ए सेलुला का मतलब क्या होता है भाई, ओमनी सेलुला ए सेलुला का मतलब होता है कि न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल की जो उत्पत्ति होती है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से होती है। न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर है भाई। तो ये थे हमारा जो है मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जिन्होंने की दिया था वो देने वाले थे हमारे रुडोल्फ विर्चॉ साहब। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाइड किया, तो नाम याद रखेंगे रुडोल्फ विर्चॉ साहब, जिन्होंने की मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था। उसके बाद देखो भाई सेल का अगर हम स्ट्रक्चर अगर जो है का अध्ययन अगर करना चाहें तो सेल के
को हम कंप्लीट स्टडी के लिए हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है सेल बाउंड्रीज। ये जो सेल बाउंड्रीज है, इस सेल बाउंड्री के अंदर देखिए सबसे पहला जो है यह है हमारा सेल वॉल। पहला है हमारा सेल वॉल, और जस्ट इसकी जो व्हाइट वाला जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो भाई, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या इसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो स्ट्रक्चर है देख लो भाई, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो है ना, न्यूक्लियस से बाहर वाला जो ये भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत है डिफरेंट प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है भाई, है ना। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है, ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, डिफरेंट प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स जो इसके अंतर्गत आए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा जो हम लोग स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत, हम जो है फिर डिफरेंट प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और जो तीसरा जो है वो है न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है भाई, जिसके अंदर कि सारे जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए, आरएनए सारे उपस्थित होते हैं, और डिफरेंट प्रकार के जो हमारे सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम हमारा न्यूक्लियस करता है। तो 3 भागों में हम यहाँ पर इसको बांट रहे हैं। पहला जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है सेल वॉल और जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल बाउंड्री के अंदर स्टडी करेंगे। दूसरा जो है जो हमारा स्टडी करने का जो है बेसिस होगा भाई, वो होगा हमारा साइटोप्लाज्म, जिसके अंतर्गत है पाए जाने वाले डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और सबसे लास्ट में जो है हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बाउंड्री वॉल को जरा सा देखें भाई, कि सेल का बाउंड्री वॉल क्या है और कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। तो सेल का जो बाउंड्री वॉल है, आप जान लीजिए भाई कि सेल जो है पूरे जीव जगत को जो है हम लोगों ने 2 वर्गों में बांटा है ना, एक एनिमेलिया और दूसरा प्लेंटिया। एनिमेलिया जो है एनिमल सेल के द्वारा जो बॉडी बना उसे एनिमल कहेंगे, और प्लांट सेल के द्वारा जो बॉडी बना वो प्लांट सेल कहेंगे। चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, सबों में बाउंड्री वॉल पाया जाता है भाई। तो यहाँ पर जो है प्लांट सेल का जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है वो है हमारा सेल वॉल, और एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाउंड्री जो है सेल बाउंड्री के अंतर्गत हम इसी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे भाई। तो चलें हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। ये सेल वॉल जो है को पहले हम लोग देखते हैं भाई। ये जो हमारा सेल वॉल है, देखिए ये प्लांट सेल को दिखाया गया है, और प्लांट सेल का जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है ये है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। देखो भाई, ये सिर्फ प्लांट सेल का आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता, बल्कि बाद में जब और भी क्लासिफिकेशन जब किया गया भाई, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आया, तो डिफरेंट प्रकार के जो अलग अलग जीवों को किया गया। और यहाँ पर जो आप ध्यान दीजिएगा कि प्लांट सेल हुआ, कुछ फंगस हो गया और कुछ प्रोकैरियोट्स हो गए। इन सारे में जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल वॉल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल वॉल जो है किन किन जीवों का आउटर मेम्ब्रेन होता है भाई, तो सबसे पहले तो आप बोल लेंगे प्लांट सेल का होगा, कुछ फंगस हैं जिसका भी हो सकता है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका भी जो आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, सेल वॉल होगा। ये सेल वॉल जो है भाई बना हुआ होता है किस चीज़ का, सेल वॉल जो है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज का बना होता है। और साथ ही साथ जो है सेल्यूलोज के अलावा भी इसमें पैक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, ये सारे चीज़ है वो पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं भाई। सबसे पहली बात तो हमने कहा कि सेल वॉल इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट
सम फंगस एंड जो है प्रोकैरियोट्स। लेकिन एनिमल की बात अगर की जाए भाई, तो एनिमल में सेल वाल का अभाव होता है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वह कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में पाया जाता, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा सेल वाल। सेल वाल प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि इन एनिमल सेल सेल वाल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया हो गया भाई या साइनोबैक्टीरिया होगा, और ये सब जो बना होता है ये पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है भाई, ध्यान देना है ना। जो भी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए लाया है ना, वो या तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसी को हम यहाँ पर लाने का प्रयास किए। तो ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया हुआ या साइनोबैक्टीरिया हुआ, ये जो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। अधिकांश फंगस जो होते हैं है ना, उसका जो सेल वाल होता है, अधिकांश जो फंगस होता है उसका जो बाउंड्री वाल होता है भाई, सेल वाल जो होता है वो बना हुआ होता है काइटिन का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि फंगस में जो सेल वाल होता है किस चीज का बना होता है भाई, तो याद क्या रखना है, काइटिन का बना होता है। अलगी या हायर प्लांट जो होते हैं, डिफरेंट प्रकार के जो अलगी हैं, शैवाल हैं, और जो डिफरेंट प्रकार के हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स किसको कहा जाता है भाई, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसको हायर प्लांट कहते हैं, जिसमें कि सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है, जिसमें कि एंडोशियम गायनेशियम ये सब जो पाए जाते हैं है ना। फ्लावरिंग प्लांट जो होगा वो जो हायर प्लांट कहलाते हैं, और उसका जो सेल वाल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है भाई, पैक्टिन का बना होता है और लिग्निन का बना होता है। सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, मिलते हैं, तो सेल्यूलोज का निर्माण होता है भाई, है ना। और सेल्यूलोज से ही सेल वाल का फॉर्मेशन होता है। द मेन फंक्शन ऑफ सेल वाल, देखिए फंक्शन क्या है सेल वाल का भाई, तो सेल वाल चूंकि ये बाउंड्री वाल होता है भाई, और बाउंड्री वाल का काम है रक्षा करना बाहर से आने वाले आघातों से, होने वाले आघातों से। जो ये सेल के अंदर जितने भी, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, शवों का प्रोटेक्शन करना सबसे पहला काम इस सेल वाल का होता है भाई। कहने का मतलब हुआ द मेन फंक्शन ऑफ सेल वाल इज द प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। बाहरी कोई भी आघात अगर होता है, उससे सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसकी रक्षा करना हमारा सेल वाल का काम होता है। जब देखो भाई, जब फल पक जाता है, फल पक जाने के कारण जब फल हमारा क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसका हार्डनेस जो है वो कम जाता है, वो सॉफ्ट होने लगता है। तो सॉफ्ट क्यों होने लगता है भाई, अगर ये पूछा जाए कि आम जो है जब कच्चा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है भाई, तो हार्ड होता है, लेकिन वही जब येलो कलर का हो जाता है भाई, है ना, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने का कारण यही है कि ये जो बाउंड्री वाल है जो कि काइटिन क्यूटिन है का बना हुआ होता है भाई, इसमें जो है यहाँ उसका डिजोल्यूशन होने लगता है, और पैक्टिन का जब डिजोल्यूशन होता है, पैक्टिन जब डिजोल्व करने लगता है भाई, जब उसके जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं वो जब ब्रेक होकर जब लूज होने लगते हैं, तो हमारा जो फ्रूट है, पका हुआ फल, वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और सेल वाल क्या करता है, सेल वाल का जो मेन वर्क है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है भाई किसी भी प्लांट को। ठीक है, तो ये था हमारा सेल वाल जिसके बारे में हमने आपको बताया भाई। अब जैसा हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है भाई, लेकिन अंतर यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल का सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होता है भाई। एनिमल सेल का ये सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में ये सेल वाल के नीचे पाया जाता है। अगर हम प्लांट सेल में चर्चा करें भाई, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको।
अगर मान लिया जाए कि ये जो है अगर हमारा प्लांट सेल है, ये देखिए अगर हम इस तरह से प्लांट सेल को अगर हम दिखाते हैं इस प्रकार से, तो ये अगर हमारा बाउंड्री वाल जो है सेल वाल अगर है, तो सेल वाल के नीचे वाला जो ये मेम्ब्रेन होगा ये हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो सेल वाल जो है हमारा एनिमल सेल का बाउंड्री वाल होगा, इसकी जस्ट नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। भाई यहाँ पर हमें लिखा भी है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल ये होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये बिलो द सेल वाल, ये सेल वाल के नीचे पाया जाता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए भाई, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये दो चीज़ के मिलने से बना है। ये ऊपर वाला जो लेयर है आपका ये प्रोटीन है, और ये बीच में जो लेयर आप देख रहे हो ये लिपिड का लेयर है, यहाँ भी लिपिड है, यहाँ भी लिपिड है, और फिर पीछे जो प्रोटीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रोटीन और लिपिड के मिलने से बना होता है, इसलिए इसे हम लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सो इट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन। अगर भाई कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ तो होता है, इसका अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है? तो अरेंजमेंट जो है देखिए, दो प्रोटीन लेयर के बीच में फैट का दो लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रोटीन लेयर के बीच में फैट का लेयर होता है, और प्रोटीन का जो लेयर होता है इसका थिकनेस होता है 20 एंगस्ट्रम, और नीचे वाले का भी हो गया 20 एंगस्ट्रम, और बीच में जो प्रोटीन लेयर लिपिड लेयर होता है इसका होता है 35 एंगस्ट्रम। अगर टोटल थिकनेस अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूछा जाए तो हम कहेंगे इसका कितना होगा भाई, 75 एंगस्ट्रम है इसका थिकनेस होगा। थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इक्वल टू 75 एंगस्ट्रम। अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है भाई ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये सेमी परमिएबल क्या होता है भाई? देखो भाई सेमी परमिएबल ऐसे मेम्ब्रेन को कहते हैं कि जो कि कुछ विशेष पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने का आदेश देता है ना। इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। जैसे भाई हमारा ये जो स्किन है, ये स्किन हमारे साल्ट और वाटर को बाहर आने देता है, लेकिन ब्लड को बाहर आने नहीं देता। तो ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ सेलेक्टेड सबस्टांस को ही अंदर बाहर आने जाने देता है, उसे हम लोग कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है भाई, कुछ विशेष पदार्थों को ही ये अंदर बाहर आने जाने का आदेश देता है। इट अलाउज सम सेलेक्टेड सबस्टांस इन एंड आउट, और इस प्रकार का जो मेम्ब्रेन होगा उसे क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। देखो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा, किसने सैंडविच मॉडल दिया, है ना। बहुत सारे मॉडल्स दिए गए इसके संरचना के बारे में, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन, और इट वाज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये था तरल मोज़ैक मॉडल था भाई, जिसकी जो है जिसे दिया था सिंगर एंड निकोल्सन साहब ने। तो याद रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है भाई कि तरल मोज़ैक मॉडल किसने दिया था। तो तरल मोज़ैक मॉडल यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिखा है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल एंड प्रोपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन। और ये मॉडल क्या कहता है भाई? ये मॉडल कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर जो प्रोटीन का लेयर होता है भाई, और बीच में लिपिड का दो लेयर होता है। साथ ही साथ कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो जो है इसमें धसे हुए होते हैं लिपिड वाले भाग में, जिसको कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। इंटरनल प्रोटीन भी, इंटीग्रल प्रोटीन भी हम इसको कह सकते हैं। और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो आधा जो है अंदर आधा बाहर रहते हैं, उसको जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अरेंजमेंट जो किया गया है, जो मॉडल दिया गया
है ना, इसी को जो है तरल मोज़ैक मॉडल कहा जाता है भाई। और ये दिया था हमारे सिंगर एंड निकोलसन साहब ने। उसके बाद देखो भाई, ये जो हमारा चूंकि आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन जब किसी सेल को हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं भाई, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही निर्धारित करता है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा। और ये चूंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और आप जानते हो भाई कि मटेरियल का जो फ्लो होता है वो दो प्रोसेस के द्वारा होता है। एक होता है हमारा डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है भाई? डिफ्यूजन जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि मटेरियल का जो फ्लो होता है, और मेनली जो है मटेरियल क्या होता है इसमें भाई, इसमें सॉल्यूट का फ्लो होता है। तो ऐसा मतलब जो है प्रोसेस जिसमें कि सॉल्यूट का ट्रांसफर जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए भाई कि एक इत्र का कोई बॉटल है, उसे हम इस रूम के कॉर्नर में जो हम खोल देते हैं, वहाँ पर जो इत्र का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, और हमारी इधर जो है मैं इस कॉर्नर में अगर हूँ तो कुछ समय बाद देखते हैं क्या कि इत्र की जो खुशबू है वो वहाँ से जो है मेरे पास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। मेरे पास तो लो कंसंट्रेशन था, वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, तो वहाँ से जो है कंसंट्रेशन जो है वहाँ पर जो फ्लो हुआ हाई कंसंट्रेशन लो जो सॉल्यूट का फ्लो हुआ उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। दूसरी बात, जैसे मान लिया जाए कि आने वाला होली का दिन है, मैंने जो है एक बॉटल में जो है मान लीजिए कि एक बकेट में हमने जो है पहले से क्या किया है कि रंग घोर के रखा है, या मान लीजिए पानी लेकर के रखा है, और इंतज़ार में है कि भाई हम छत पर हैं, देख रहे हैं क्या कि हमारे जो एक दोस्त ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, हमने जो उसी के अनुसार जो यहाँ पर जो रंग घोर के रखा है, लेकिन भाई या पानी लेके रखा है, देख क्या रहे उधर से जो दो चार और लोग आ रहे हैं, हमने झट से जो अपने पॉकेट से जो पुड़िया निकाला, दो चार पुड़िया हमने क्या क्या इस पानी पर डाल दिया। जैसे यहाँ पर हमने रंग रखा भाई, आप देखते होइएगा धीरे धीरे ये रंग क्या होता है इस प्रकार से पानी में घुलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमारा हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, मटेरियल का फ्लो हाई से लो में चला गया, और ये क्या सॉल्यूट का जा रहा है भाई। और इस प्रकार का जो कुछ समय के बाद हमारा ये पूरा बाल्टी का पानी लाल लाल हो जाता है, और ये जो घुला ये किससे घुला भाई, किस प्रोसेस से? तो डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयास किया है भाई कि जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मटेरियल का फ्लो होता है, सॉल्यूट का फ्लो होता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। और जब लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का फ्लो हाई कंसंट्रेशन में होता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन दिखाया गया है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाया गया है। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जब सॉल्वेंट का फ्लो होता है, यहाँ पर क्या फ्लो होगा भाई, यहाँ पर जो है सॉल्वेंट का फ्लो होगा, और यहाँ पर किसका फ्लो हो गया है ना, तो ये सॉल्यूट का फ्लो होगा। तो बेसिक डिफरेंस ये देखना है कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट का फ्लो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन क्या है भाई? कंसंट्रेशन का मतलब होता है भाई कि जब समान वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की मात्रा अगर कम है तो वो दिया गया जो सॉल्यूशन होगा है ना, वो जो है लो कंसंट्रेशन कहलाएगा। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा भाई, हाई कंसंट्रेशन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है ना, तो ये हाई कंसंट्रेशन हो गया, यहाँ पर कम है लो कंसंट्रेशन हो गया। यहाँ पर देखिए सॉल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, ये हमारा लो कंसंट्रेशन हो गया, ये लो कंसंट्रेशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया। जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब मटेरियल का फ्लो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और जब सॉल्यूट फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई बात समझ में भाई? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जब सेल से बाहरी वातावरण में, सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से जब सेल के अंदर
कोई मटेरियल का फ्लो होता है तो ये प्रोसेस कहलाता है भाई ऑस्मोसिस। और ये जो ऑस्मोसिस है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है हमारा एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में सराउंडिंग से मटेरियल जो है सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है और एक्सो ऑस्मोसिस में सिस्टम से सेल से जो मटेरियल क्या होता है सराउंडिंग में बाहर जाता है। और ये मटेरियल जो सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है या सराउंडिंग से सिस्टम में आता है तो जो सराउंडिंग सॉल्यूशन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं और उसी सराउंडिंग सॉल्यूशन के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि ये मटेरियल जो है सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है भाई। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जैसे हमने क्या किया कि ये जो आरबीसी का जो है आरबीसी जो हमने लिया और आरबीसी क्या है एक सेल है। आपको मालूम है हमारे बॉडी का सबसे जो है हमारे बॉडी का जो है सबसे जो हमारे बॉडी का जो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो आरबीसी है। आरबीसी को हमने लिया और आरबीसी को जब हम बिल्कुल जो है ऐसे मतलब जो है सॉल्यूशन में रखते हैं भाई। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जब आरबीसी को हमने जो है बिल्कुल आरबीसी कहाँ पाया जाता है प्लाज्मा में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, ब्लड का कंपोनेंट है। जब हम इसे प्लाज्मा में रखते हैं तो जितना कि ये सराउंडिंग का कंसंट्रेशन जैसा होता है भाई वैसा ही हमारे आरबीसी के अंदर जो पाए जाने वाले लिक्विड्स हैं उसका कंसंट्रेशन होता है। और जब कंसंट्रेशन दोनों का समान होता है सिस्टम और सराउंडिंग का तो मटेरियल का फ्लो नहीं होता है। आप जानते हो कि लिक्विड का फ्लो जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है भाई। अगर हम कहें कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है तो आप बोलते हो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट का फ्लो होता है। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है तो आप बोलते हो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। बिल्कुल बात सही भाई। यहाँ पर चूंकि कंसंट्रेशन दोनों का समान है, इस सिस्टम के अंदर का जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन और जो बाहर में जो लिक्विड हमने लिया उसका कंसंट्रेशन, सारा दोनों का कंसंट्रेशन जब समान होगा तो न तो सिस्टम से सराउंडिंग में, देखिए यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर जो है सिस्टम से, यहां पर जो है सिस्टम से जो है सराउंडिंग में जो है मटेरियल, सिस्टम से सराउंडिंग में न तो इधर मटेरियल जाएगा भाई और न ही इधर से इधर जाएगा। यानी मटेरियल जो है न तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है न सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है। इसीलिए सेल के आकार पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस केस में हमारा जो आरबीसी का जो आकार होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, पूछा जाता है कि अगर हम आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दें कि उसके आकार प्रकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो बताइए वो कैसा सॉल्यूशन होगा। तो हमारा जवाब होगा भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सिस्टम और सराउंडिंग के कंसंट्रेशन समान होने के कारण मटेरियल का फ्लो जो है आपका न तो सिस्टम से सराउंडिंग होगा न सराउंडिंग से सिस्टम होगा। इसीलिए आरबीसी का जो शेप होगा वो कांस्टेंट होगा भाई। ठीक है, अब जरा सा हम लोग आते हैं, दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है कि अगर सराउंडिंग का कंसंट्रेशन जो हमारा हो ये हाई हो, हाई कंसंट्रेशन हमारे सराउंडिंग का है और ये आरबीसी के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो कंसंट्रेशन है। अभी मैंने तुरंत आपसे बताया था भाई। और ये जो बाउंड्री वाल जो होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा भाई। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन का फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब यहां पर देखो अंदर लो है बाहर हाई है, अंदर से जो लिक्विड देखते हैं बाहर निकलना शुरू हुआ, दिखाया गया तीर के निशान के द्वारा भाई, ये बाहर निकल रहा है। और मैंने कहा था कि जब ये बाहर निकलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। और यहां प्रोसेस कौन हो गया, यहां पर जो है हमारा प्रोसेस हुआ एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस यहां पर मेरा प्रोसेस होता है, जिसके कारण जो है ये जो आरबीसी है इसका जो अधिकांश लिक्विड बाहर निकल जाता है
और इसका आकार क्या होता है, श्रिंक कर जाता है भाई, इसका आकार छोटा हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आरबीसी को ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जो कि वो चुटक जाता है या उसका जो शेप जो पहले से छोटा हो जाता है, बताओ वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो बोलोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। जैसे मान लिया जाए अमीबा है, अमीबा को अगर हम समुद्री जल में रख देते हैं, क्योंकि अमीबा एक फ्रेश वाटर लिविंग जीव है भाई, और जब उसको हम समुद्री जल में रखेंगे तो पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि नमक घुला हुआ होगा भाई, कंसंट्रेशन सॉल्टी वाटर का ज़्यादा होगा, तो होगा क्या, अमीबा का जो आकार है वो श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि अमीबा की बॉडी से अधिकांश मात्रा में वाटर बाहर निकलेगा। जब अमीबा को हम समुद्री जल में रखेंगे तो उसका आकार क्या होगा, चुटक जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, है ना। ध्यान इस बात का रखना है भाई। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का जो आकार होगा वो डिक्रीज करेगा। और दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि बाहर का जो कंसंट्रेशन हमारा लो होगा और अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई होगा। मटेरियल का फ्लो लो से हाई में जाएगा, अंदर जो है वाटर जो इन करना शुरू कर देगा भाई, और जब इन करेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एंडोऑस्मोसिस, इसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। और जब एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी तो अंदर चूंकि लिक्विड प्रवेश कर रहा है, सेल का आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में हम बैलून में हवा भर दें तो बैलून ब्रस्ट भी कर सकता है भाई। उसी प्रकार से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रखते हैं तो जो कभी कभी सेल ब्लास्ट भी कर जाता है भाई। वॉल्यूम तो उसका बढ़ता ही बढ़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर अमीबा को हम डिस्टिल वाटर में रख दें तो जैसे डिस्टिल वाटर में रखते हैं मटेरियल जो है अंदर प्रवेश करता है, एंडोऑस्मोसिस क्रिया होती है, अमीबा का आकार बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो है हमको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं भाई। और ये प्रोसेस था जिसमें कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा मटेरियल कैसे अंदर आएगा, कैसे बाहर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हम उस सेल को किस प्रकार के मीडियम में रखे हैं, मेरा जो सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो है उसके बाद देखिए, ये तो हमारा बाउंड्री वाल था जिसमें कि बारे में चर्चा किया आपको कि था भाई। इसमें हम क्या क्या पढ़े, सेल वाल के बारे में पढ़े जो कि प्लांट सेल का बाहरी आवरण था। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको पढ़ाया जो कि सेल का जो है एनिमल सेल का बाउंड्री आवरण था। दोनों का काम भी मैंने आपको बताया कि सेल वाल का काम मेरा था प्रोटेक्शन था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना था, मैकेनिकल सपोर्ट देना था, है ना। बाहरी जो है एजेंट से सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसका प्रोटेक्शन करना था। अब जो है सेल के अंदर देखिए, यहाँ पर जो ये सेल है, ये बाउंड्री वाल के बारे में हमने चर्चा कर दिया है भाई। अब हम अंदर आते हैं। अंदर जो है लिक्विड लाइक मटेरियल जो पाया जाता है, ये टोटल लिक्विड लाइक मटेरियल इनसाइड द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर पाया जाने वाला जो टोटल लिक्विड लाइक मटेरियल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे भाई, ये देखिए आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाया जाने वाला जो ये लिक्विड लाइक मटेरियल है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो घुले हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है ना, ये जो है सेंट्रोसोम भी यहाँ पर जो दिखाया गया है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये पाए जाते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट मतलब जो है सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं इस लिक्विड के बारे में जो कि यहाँ पर जो है हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है भाई उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस से बाहर जो यानी यहाँ जो बैगनी कलर का जो दिखाया गया है ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, और बाहर जो है आपका जो है जो दिखाया गया है ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और ये दोनों मिल करके कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। और ये जो लिक्विड है ये कैसा है भाई, ये जेली लाइक लिक्विड है, विस्कस एंड कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस that occurs between the plasma membrane
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या मैंने कहा? न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने कहा कि जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बहुत ही वाइटल जो है लिक्विड है भाई, इसके बारे में जरूर आप जानिए, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म, एक्टिव प्रोटोप्लाज्म इज द मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स। सजीवों का सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो है एक्टिव प्रोटोप्लाज्म। अगर एक्टिव प्रोटोप्लाज्म अगर एक्टिव होगा तो ये सेल एक्टिव होगा, और सेल के द्वारा बना हुआ टिश्यू एक्टिव होगा, टिश्यू के द्वारा बना हुआ ऑर्गन एक्टिव होगा, ऑर्गन के द्वारा बना हुआ ऑर्गन सिस्टम एक्टिव होगा, और जब ऑर्गन सिस्टम एक्टिव होगा भाई तो हम एक्टिव होंगे। यानी लिविंग बीइंग्स का सबसे जो बेसिक कैरेक्टर है वो है एक्टिव प्रोटोप्लाज्म। तो चलें हम लोग जैसा यहां पर देखते हैं भाई, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, सबसे पहले इस प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था परकिंजी साहब ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है भाई, ये पूछा भी जाता है, हु गिव्स टर्म प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय परकिंजी। परकिंजी साहब ने ये प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो है पूछा जाता है भाई, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? तो याद रखेंगे वैज्ञानिक का नाम मैक्स सुल्ज ने जो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। और ये थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी जो सेल होता है, जो एक्टिव सेल होते हैं, लिविंग सेल जो होते हैं, है ना, लिविंग, ये सबस्टांस से बना हुआ होता है, और ये लिविंग सबस्टांस ही हमारा प्रोटोप्लाज्म है। लिविंग सबस्टांस हमने इसको क्यों कहा भाई, इस पर जैसा गौर किया जाए। लिविंग सबस्टांस मैंने क्यों कहा? मैंने लिविंग सबस्टांस इसलिए कहा कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सजीवों के अंदर होने वाले डिफरेंट प्रकार के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, उन सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने की क्षमता जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। मैं एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं भाई, जैसा समझना। मान लो मेरे दादाजी, मैं पटना से जब मैं घर गया तो मैं उनके लिए एटम बम लेके गया। एटम बम मीन्स बड़ा वाला रसगुल्ला, जिसको मालभोग राजभोग आप कहते हो। मैं उन्हें लेके गया, दादा ने जी ने खाया भाई, बहुत प्रसन्न हुए। और जब मैं आने लगा घर से पटना आया तो उन्होंने कहा कि बेटा बहुत मस्त मिठाई लाया था तू पटना से, जब तुम दोबारा आना तो फिर से जय लेते आना। मैंने कहा डोंट वरी दादाजी, है ना, आपकी इच्छा की पूर्ति की जाएगी, है ना। मैं जैसे पटना आया कुछ दिनों के बाद, महीने दिन के बाद जो है हमें मैसेज मिला कि दादाजी एट द पॉइंट ऑफ डेथ। बड़ी बड़ी हड़बड़ाहट हुई भाई, कह रहे भाई कैसे, ऐसा कैसे मैसेज आ गया भाई। हमने आनंद फानन में जो है मैं घर जाना चाहा, लेकिन जो है याद आया करे उनकी अंतिम इच्छा तो एटम बम खा के जाने का था भाई। मैंने जो है एटम बम लिया भाई, पैक करवाया, घर पहुंचा। जैसे घर पहुंचते हैं दादाजी गो वेंट गॉन, भगवान को प्यारे हो गए, मुंह खुला हुआ था। मैंने माँ से कहा कि माँ जी देखिए, मैंने तो दादाजी की अंतिम इच्छा थी कि वो जो है एटम बम खा के ऊपर जाते, उनके लिए मैं लाया हूँ। अगल बगल लोगों को भी मैंने बताया भाई, उन्होंने कहा कि बेटा जब इतना दूर से ढो के लाए हो तो दादाजी के मुंह में डाल दो, मुंह खुला हुआ ही है, टेंशन किस बात का है। हमने जो है उनके मुंह में जो है वो रसगुल्ला डाल दिया भाई। लेकिन क्या देख रहे हैं कि जिस रसगुल्ला के मुंह में जाते ही हमारे दादाजी खिल उठते थे, आज बिल्कुल साइलेंट पड़े हुए हैं। वाई भाई, ऐसी कौन सी घटना नहीं हो पा रही है जो कि पहले हो रही थी? तो पहले जो है दादाजी का जो जीव में जो सेल था, उस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था, वो प्रोटोप्लाज्म एक्टिव था, और उस प्रोटोप्लाज्म में जो रसगुल्ला में जो केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता थी। और दैट प्रोटोप्लाज्म व्हिच हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव प्रोटोप्लाज्म। और आज जब वो डेथ कर गए तो सेल के अंदर जो लिक्विड है प्रोटोप्लाज्म, उसमें जो कन्वर्सन की क्षमता समाप्त हो गई। वो रसगुल्ले के अंदर जो केमिकल एनर्जी है भाई, कार्बोहाइड्रेट है या अन्य एनर्जी जो भी है, उस केमिकल एनर्जी को अब हमारे दादाजी की जो जिस सेल से की बॉडी बना हुआ है, उस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, उसमें उस
केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता समाप्त हो गई। इसीलिए दादाजी में जो किसी प्रकार का कोई सेंसेशन नहीं हो रहा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी जान प्राण रहता, जैसे मुंह में डालते रसगुल्ला भाई, तड़ाक से केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन बायोलॉजिकल एनर्जी में होता, बायोलॉजिकल एनर्जी मिलता, दादाजी तुरंत भाग से आंख खोल देते, बोलते वाह बेटा चलाया, तुम्हारा ही तो इंतजार था। तो मैं इस डिस्कशन से बताना चाहता हूं भाई कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का जो भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म है। और ये स्टेटमेंट दिया था हमारे हक्सले साहब ने, और उन्होंने बड़ी ही बोल्ड शब्दों में कहा कि जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। इफ प्रोटोप्लाज्म इज एक्टिव लाइफ अकर्स और नॉट। अगर प्रोटोप्लाज्म एक्टिव है तो जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं है। तो भाई ये बहुत ही वाइटल हमारा जो लिक्विड है सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म। और मैंने आपको कहा था भाई, देखिए मैंने उस बात को नोट भी करवाया है, एक्टिव प्रोटोप्लाज्म हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी। बायोलॉजिकल एनर्जी में जब तक कन्वर्सन नहीं होगा तब तक जो कुछ भी हम खा लें हमारे लिए वो फायदेमंद की चीज नहीं होगी भाई। जैसे मान लो कि मैं आप पर बहुत खुश हूं, मैंने 1 लाख रुपया आपको दिया और कहा चले जाओ अमेरिका, ऐस करके आओ। आप अमेरिका जाते हो तो उस रुपये का 1 पैसा वैल्यू नहीं है तब तक जब तक उस लाख रुपये का कन्वर्सन डॉलर में ना हो जाए। जस्ट वही बात यहां पर समझना है भाई, उस केमिकल एनर्जी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि हमारे बॉडी के द्वारा या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, हमारे सेल के द्वारा उसका कन्वर्सन बायोलॉजिकल एनर्जी यानी एटीपी या एनडीपीएच के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए। और ये कन्वर्ट करता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है भाई। अब देखो भाई, इस साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने अभी बताया आपको कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिस पर कि लेयर पाया जाता है, और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिस पर कि लेयर नहीं पाए जाते। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी लेयर पाया जाता है भाई। आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से इसमें जो है मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप ये भी जानते हो कि इस प्रकार से है क्या होता है, इस प्रकार से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी में भी आप जानते हो इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है भाई। लाइसोसोम में भी आप जानते हो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। वैक्यूल इसी प्रकार का है। प्लास्टिड्स जो है आपका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार का होता है भाई। आप यहाँ पर जो है इस तरह से देख रहे हो कि ये जो है डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार से प्लास्टिड्स है। तो इस सारे जो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इन सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है का अध्ययन हम लोग जो है नेक्स्ट जो है सेशन में करेंगे भाई। और कुछ ऐसे भी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन होते हैं भाई जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। वो क्या होता है, बिल्कुल इस प्रकार से दानादार होता है भाई, ग्रेनुलर होता है। सेंट्रोसोम में भी इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है भाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम लोग चर्चा कमिंग सेशन में करेंगे भाई। ये सेशन जो मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे हमने जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको दिया है ना, और आप जो है इसको कॉपी भी कर लेंगे। और जो जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया उसको जो है फिर ध्यान से जो है उसे आप अपना बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट सेशन में हम आपको जो है सेल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और वो जो सेशन हमारा होने वाला है कमिंग सेशन, वो मोस्ट अट्रैक्टिव और वेरी बेनिफिशियल है ना, टू द पॉइंट ऑफ मतलब जो है एग्जामिनेशन या वन डे एग्जाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी ऐसा वन डे एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि इस सेशन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए कमिंग सेशन जो हम लेके आ रहे हैं आपके सामने है ना, उसे जो है आप केयरफुली अध्ययन करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।